हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 12th ऑफ मार्च 2023 और डे है संडे। तो सबसे पहले तो ये वीडियो जो वो सिर्फ 10th क्लास वालों के लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो इम्पोर्टेंट होंगे। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बार बार जो वो एग्ज़ाम में बनते हैं, उनको जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, अगर कोई जो वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें मैथ्स 10th क्लास का मैथ्स से रिलेटेड भी आता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट जो वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपको जो वो डायरेक्ट कल जो वो पेपर में देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम लोग जो वो एक पार्ट में जो वो पहले फर्स्ट 7 चैप्टर 8 सॉरी 7 नहीं था, 7 के आगे था 8 चैप्टर जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और 9 चैप्टर से हम लोग जो वो दो दो एमसीक्यूज लेकर के मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आपको जो वो पढ़ के जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो हमने डिस्कस किए थे। 8 9 और मेरे ख्याल से 10 सर्कल वाला भी हमने जो वो कर लिया था। तो आज हम जो वो इस पार्ट में 11 जो कि कंस्ट्रक्शन है, इससे भी जो एक दो एमसीक्यूज वो कोशिश करेंगे कि मिल जाए। 12 जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और 13 चैप्टर जो कि है सरफेस एरिया वॉल्यूम। एक चैप्टर है 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें आपको जो वो मीन मोड और मीडियन से रिलेटेड जो वो एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में जो वो देखने को जरूर मिलेगा। और लास्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से भी जो वो एमसीक्यूज पक्का आपको एक दो देखने को मिलेंगे ही, ठीक है, कम से कम एक तो होगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो वो लास्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने जो पहले से शुरू किया था, लेकिन 3 ही चैप्टर डिस्कस कर पाए थे। लेकिन आज लास्ट से शुरू करेंगे, और पूरा जो हमारा 11 चैप्टर है, मतलब कि 15 से 11 तक पहुंचेंगे, ठीक है, 2 3 एमसीक्यूज लेकर के। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि कौन सी इसमें से जो प्रोबेबिलिटी है, इनमें से 4 ऑप्शन में से, जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब जो पॉसिबल नहीं है, जो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। वैसे तो इम्पॉसिबल के लिए हम लोग जो वो जीरो बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में इसका बोलने का मतलब है कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक एक करके लेते हैं। 2/3, 2/3 का मतलब है, देखिए प्रोबेबिलिटी जो वो किसी भी चीज़ की कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी, वो होती है फेवरेबल आउटकम, और नीचे होता है टोटल आउटकम, ठीक है। अब देखिए टोटल आउटकम जो वो ज़्यादा होगा, मतलब कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में देखने को आपको मिलेगी। मतलब कि नीचे वाला जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है नीचे 3 है ऊपर 2 है, तो ये जो वो टोटल आउटकम्स है, और ऊपर जो वो ये फेवरेबल आउटकम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो, अब आप बोलेंगे कि मैंने बोला कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, अगर ये इम्प्रॉपर में जो वो कहीं इक्वल हो जाए, जैसे मान लो 3/3 हो गया, तो वो जो वो 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक एक पॉइंट समझते चलिए कि अगर प्रोबेबिलिटी जो वो 1 हो गई, इसका मतलब वो श्योर है, वो श्योर इवेंट है। आपको एक नंबर में जो पूछा जा सकता है श्योर इवेंट जो वो क्या होता है, श्योर इवेंट के बारे में, मतलब कि एमसीक्यू ऐसे। तो श्योर इवेंट की, या इसको जो वो सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, CERTAIN, सर्टेन इवेंट, मतलब जो प्रोबेबिलिटी जो वो 1 हो जाए, ठीक है, तो श्योर है कि होगा ही होगा। तो लेकिन यहाँ पे जो वो, वैसे हम जो वो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो वो सेम हो जाते हैं, तो उसको जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में उसको रखते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू जो वो 1 होती है। हाँ, 1 से बड़ा हो गया तब नहीं चलेगा ना। अब देखिए ये 15% है, इसका मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे जो वो 100 आ जाएगा। तो 15 फेवरेबल, नीचे जो वो टोटल 100 हो गया, मतलब कि 100 में से 15, ठीक है। तो इसका मतलब ए भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.7 का मतलब है 7/10, जब हम इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ए भी फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम हो गया यहाँ पे, ठीक है। नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है। अब एक है यहाँ पे -1/5, सॉरी 1.5, इसका मतलब है 15/10। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे माइनस है, और माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार ही इससे रिलेटेड एग्जाम में बनता है। कि आपको क्या होगा, क्या दिया होगा कि एक इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी दी होगी, या तो न आने की दी होगी, कुछ भी दोनों में से एक दिया होगा। फिर इसने बोला होगा कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, या तो मतलब कि यहाँ पे आने की दी है तो नॉट ई की पूछेगा, न आने की पूछेगा। अगर न आने की दी है, गिवन है न आने की, तो ये फिर जो वो आने की पूछ लेगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों में एक ही काम करना है, 1 में से माइनस करना है जो भी गिवन है। इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझिए कि आपको पता ही है कि जितने भी, जैसे एक एक्सपेरिमेंट हमने लिया,
ठीक है, 3 सिक्के ले लिए, 3 सिक्के, 2 सिक्के, जितने मर्जी लो, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, ठीक है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी को जब प्लस करेंगे, ठीक है, वो जो वो इक्वल टू 1 ही रहेगा। एक क्वेश्चन जो वो ऐसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है। मतलब कि जितने भी इवेंट होंगे उनका सम जो वो 1 ही रहने वाला है। प्रोबेबिलिटी देखते हैं 1 में से, और जैसे परसेंटेज जो वो आप 100 में से देखते हैं ना, वैसे प्रोबेबिलिटी 1 में से देखी जाती है। 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी नहीं उसकी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 जो वो प्रोबेबिलिटी है, नो, 2 प्रोबेबिलिटी नहीं उसकी, ठीक है। 0 और 1 हो सकती है, और इसके बिटवीन तो होगी ही। 0 कब बोलेंगे? 0 जो वो तब बोलेंगे जब कोई इम्पॉसिबल इवेंट हो, इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए जो हम लोग 0 प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और 1 जो वो मैंने आपको बता दिया कि सर्टेन इवेंट हो या श्योर इवेंट हो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो वो आपको याद रखना है, एक नंबर में ऐसे पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता क्या है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, या ऐसे बोल दो फेवरेबल आउटकम, सिंपल सिंपल सा लिख दो। नीचे होगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। या ऊपर जो फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, सिंपल इतना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखनी, मैंने बोला आपको कि 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, और ये जो 1, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। ई जो वो कोई इवेंट है, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक फॉर्मूला जो कि मुझे लगता है कि एक ही बात है जो मेन बात है यहाँ पे इस चैप्टर में याद रखने वाली, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कोई भी इवेंट है ई, इवेंट है कोई ई, तो आपको जो वो बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। अगर मैं इसमें ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, मतलब कि ना आने की और आने की प्रोबेबिलिटी को प्लस करूंगा तो वो 1 आएगी। इस बात को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के याद रखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, उसमें जब वो ना आने की प्रोबेबिलिटी प्लस करेंगे तो 1 के बराबर होती है। मैंने बोला ना 1 होगी, टोटल 1 में से देखी जाएगी। तो किसी के आने की उतनी थी, तो ना आने की जितनी बची तो 1 के बराबर होगी, फिर वो दोनों को सम किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो एक सिक्का है, इसमें एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, आपको पता है। सिक्का उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो वो कितनी है, 1 है ना, फेवरेबल एक ही तो है। और टोटल जो वो हेड और टेल 2 है, तो नीचे 2 आ गया, हाफ। अब ना आने की कितनी है, ना आने का सीधा सा मतलब है कि हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो टेल भी तो एक ही है, तो ना आने की भी एक ही हुई। मतलब कि हेड ना आने की हाफ हुई, और टेल आने की जो वो हाफ हुई। या आप उल्टा बोल सकते हो कि हेड ना आने की भी हाफ है, टेल ना आने की भी हाफ है, ठीक है। तो हाफ प्लस हाफ कितना हो रहा है यहाँ पे, 1 हो रहा है, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए, बस यही आपको समझना था, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है तो मैंने डाल दिया 0.07, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालना है तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, और इक्वल टू 1। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ए चला जाएगा इस साइड, और ए प्लस कर रहा है, दूसरी साइड करेगा माइनस, तो ये बन जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.07। कई बार यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 1 में से कैसे माइनस करें, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है। अगर आपको इतना नहीं पता है तो उसका मतलब है आपका बेस बहुत ही वीक है, ठीक है। आपको जो बहुत कोशिश करना पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। देखिए 1 के पास डेसिमल नहीं, जब भी डेसिमल वाले नंबरों को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। सीधा सा मतलब ये है कि प्लेसेस के नीचे उसका प्लेस होना चाहिए। तो 1 के आगे डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगा लो, फिर आगे जिसके पास डेसिमल नहीं है उसके आगे डेसिमल होता है, तो 0 0 में जितनी मर्जी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ पे देखिए ये जो ए वाला 0 यहाँ पे और ए वाला 7 यहाँ पे, जब माइनस करेंगे तो बोरो लेना पड़ेगी यहाँ से। यहाँ बना 10, 10 में से 7 माइनस हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 3। और यहाँ क्योंकि बचा था 9, 9 में से 0 माइनस हुआ 9, और यहाँ पे तो 0 ही बचा है, तो 0 आ गया, 0.93। ए विल बी द राइट आंसर। आपको इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन करके जाने हैं, तभी आप कर पाएंगे जल्दी जल्दी से। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया, एक और प्रोबेबिलिटी का है। यहाँ पे नंबर जो वो नंबरिंग गलत है, लेकिन फिर भी आप ऐसे समझिए। तीसरा क्वेश्चन है, अ बैग हैज़ 3 रेड बॉल। एक बैग है, उसमें 3 जो वो रेड बॉल है, 1 2 3, 3 जो वो रेड बॉल है, 5 जो वो उसमें ग्रीन है। तो ग्रीन के लिए मैंने 5 बना दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 जो वो इसमें ग्रीन बॉल आ गई। और इसने बोला इफ़ वी टेक अ बॉल फ्रॉम द बैग देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए रेड बॉल कितनी है, फेवरेबल आउटकम 3 है। टोटल ओनली रेड बॉल आने की ही प्रोबेबिलिटी पूछिए ना, न आने की भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कुछ भी। आपको ऐसा 2-3 नंबर में जो क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे आते हैं ऐसे क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन। टोटल कितने हैं, 5 और 3 8 हो गया, 3/8। तो 3/8 जो वो राइट आंसर सी विल बी द राइट
अब यहाँ पे जो वो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई सारे। या तो ये बोल सकता है कि 4 जो ब्राउन बॉल है, ठीक है, ऐसे और जो वो क्वेश्चन बना सकता है। आपको जो वो अगर पूछा है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो ठीक है, निकल गई। लेकिन पूछा है कि रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तब आप क्या करिए, फिर न आने की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए 1 में से 3/8 माइनस कर दो, फिर जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मीन, मोड और मीडियन से। देखिए ये आपको पढ़ के ही जाना है। प्रोबेबिलिटी की बात खत्म हो गई, उसमें जितना था वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मीन, मोड और मीडियन। देखिए आपको पता है कि मीन जब निकालते हैं तो आपको 2-3 मेथड पढ़ना पड़ते हैं। कुछ डायरेक्ट मीन वाले हैं, ठीक है, जिसमें जो वो वैल्यू बड़ी बड़ी हो जाती है तो उसमें आप फॉर्मूला चेंज करते जाते हो। अगर आपने जो वो मीन में से कुछ माइनस किया है तो वहाँ पे फॉर्मूले में जो वो प्लस करना पड़ता है, ठीक है। आपने ये बातें पहले पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो अब एक दिन बचा है तो पढ़ सकते हैं आप। वैसे भी एक दिन में हो सकता है वैसे, लेकिन आप जो वो उन सभी फॉर्मूलों को पढ़ के जाइए। सभी जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया उनको एक बार देख के जाइए, रिवीजन करके जाइए मतलब, ठीक है। जो भी पढ़ा है उसको एक बार रीड करके जाइए, क्योंकि आदमी जो वो देखिए ज़्यादा याद नहीं रख पाता है। एक दिन में वो जो वो 80% तक भूल जाता है, 24 घंटे में 80% भूल जाता है। तो इसका मतलब आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ चुके हैं तो आप ऐसे ही चले गए पेपर देने। तो ऐसा होता है कि पेपर देने चले गए फिर आपको लगता है कि माइंड तो बिल्कुल साफ हो गया है, कुछ भी माइंड में नहीं है, ठीक है, आपको ऐसा फील होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है उस टाइम, क्योंकि आपने वो पढ़ा नहीं होता है, ठीक है, एक बार रिवाइज नहीं किया होता है। एक बार रिवाइज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और आप अच्छे से पेपर को दे पाएंगे। तो मोड और मीन इज गिवन बाय 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि मोड जो वो 7 है, मीन जो वो 8 है। देन द मीडियन इज। तो देखिए इसमें जो वो आपको मुझे लगता है पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा पक्का। आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है, इसको रिलेशन बोल सकते हैं। एक रिलेशन याद रखना है मीन, मोड, मीडियन तीनों का ही एक साथ। मोड जो वो बराबर होता है 3 मीडियन -2 मीन। ये हमारा एक रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है। अब देखिए आपको बोला इसने कि मोड और मीन जो वो गिवन है। मोड जो वो 7 है तो मैंने 7 रखा है यहाँ पे। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी इस रिलेशन में 2 गिवन हो तो तीसरा निकलेगा बड़े आराम से, ठीक है। और ऐसे हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखे हैं, सैम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चन गिवन थे जो सीबीएसई का था, उसमें वो भी हमने डिस्कस किया था। 3 मीडियन और 3 मीडियन, मीडियन नहीं गिवन है तो मीडियन तो इसने बोला है, तो मीडियन को मैंने ना एम भी रहने दिया। और 2 मीन का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय मीन। मीन है हमारे पास 8, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8। देखिए जब वो यहाँ से ए जो वो 8 2 जा 16 हो रहा है ना, ये जब इस साइड जाएगा ना तो 7 + 16 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ना यहाँ पे। इस साइड गया तो ये प्लस का हो गया और यहाँ पे आ गया 3 मीन। अब 7 और 16 कितना होता है, 24। यस, तो 3 मीडियन जो वो 24 के बराबर आ गया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 मीडियन इक्वल टू 24, 24। तो मीडियन निकालेंगे तो 3 डिवाइड हो जाएगा और 3 8 जा जो वो 24 होता है। 8 फिर भी इधर ये क्या हो गया यहाँ पे, 8 ही आ रहा है। यहाँ तो ऑप्शन ही कुछ और है, ये क्या कर दिया हमने, मीडियन ही तो इसने पूछा था। एक बार फिर से चेक करते हैं। मुझे लगता है गड़बड़ कहाँ पे कर दी मैंने, गड़बड़ होगी शायद। देखिए मोड होता है, मैं फिर से सीधा ही लिख देता हूँ। मैं, मुझे पता है 7 था मोड और 3 मीडियन 3। अच्छा यहाँ पे ना प्लस करती बार गड़बड़ कर दी मैंने। 16 और 7 को 24 बोल दिया, जबकि 23 होना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे देख लिया 23। तो मुझे लगा कि गड़बड़ हो गया है ना। तो 3 मीडियन जो वो किसके बराबर था, 8 2 जा 16। जब यहाँ से 3 मीडियन निकलेगा ना एक साइड, तो इस 16 दूसरी साइड जाके 7 को प्लस कर देगा, तो 16 + 7, और 16 और 7 नॉट 24, 23। तो 3 मीडियन किसके बराबर हो जाएगा, 23/3 हो जाएगा। तो सी विल बी द राइट। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है जल्दबाजी में, जब वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट, इफ वी चेंज द शेप ऑफ, अच्छा ये आ गया वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, या सॉरी वॉल्यूम से रिलेटेड। आपको जो वो इस पिछले चैप्टर में क्या क्या पढ़ के जाना है। पिछले वाला मतलब ये जो अभी हमने डिस्कस किया स्टैटिस्टिक्स वाला, ठीक है, यहाँ से मीन, मोड, मीडियन वाला। इसमें एक तो आपको डायरेक्ट मेथड जो भी है मीन का जो फार्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ऐसे है कुछ। हाँ, तो ये आपको पढ़ के जाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाइए, ठीक है। तो ये फार्मूला सीधा ही, कई बार जो वो पहले ऐसे सीधा फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया है। एक दूसरा मेथड है एज्यूम मीन, ठीक है। आपको वो एज्यूम मीन करना पड़ता है, उसमें उसका फार्मूला है ए प्लस सिग्मा। उसमें ना एफ आई एक्स आई नहीं होता, उसमें डी आई निकल जाता है। एक्स आई भी होता है लेकिन उसमें डी आई निकाल देते हैं हम, एक और स्टेप, ठीक है। नीचे जो वो सिग्मा एफ आई रहता है। एक स्टेप डेविएशन मेथड है जिसमें हम लोग जो वो क्या करते हैं कि ए माइनस भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देते हैं उसमें, है ना। ये तो चलो पिछले वाले में भी किया था, जैसे
कौन सा मेथड बोला मैंने, स्टेप डेविएशन। उसमें क्या होता है कि ये माइनस किया होता है ना तो ए प्लस करना पड़ता है। वो पिछले वाले में भी ऐसा किया था एज्यूम मीन में, क्योंकि उसमें भी ए जो वो माइनस किया है, मतलब एज्यूम मीन जो वो माइनस कर दिया हमने वैल्यू में इसमें, तो ए जो वो यहाँ प्लस कर दिया। इसमें वो वाला स्टेप तो होगा ही, लेकिन अब एक और चेंज होगा यहाँ पे। सिग्मा डी आई था ना, डी आई के बाद एक और स्टेप आ गया यू आई वाला, और नीचे जो वो सिग्मा एफ आई रहेगा। और यहाँ पे क्योंकि और वैल्यू को और छोटे करने के लिए हमने एच डिवाइड कर दिया था टेबल में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं एच। ये हमारा तीनों फार्मूले हो गए, ठीक है। एक आपको वेरी इंपॉर्टेंट मोड का फार्मूला, ठीक है, जो कि था एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट, ऐसे कुछ फार्मूला है, टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू, और मल्टीप्लाई में था एच। ये फार्मूले में आपको एफ वन कहाँ है, एफ नॉट कहाँ है, एफ वन एच का क्या होता है, एल क्या होता है लोअर लिमिट, एच क्या होता है डिफरेंस, वो सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। मीडियन में आते हैं। मीडियन में जो वो आपको आपका फार्मूला है एल प्लस एन बाई टू नंबर ऑफ, ठीक है, इसमें होता है सी एफ, ठीक है, कॉम्युलेटिव जो भी है, ठीक है। तो इसमें सी एफ और एफ मल्टीप्लाई बाई इसमें एच होता है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। ग्रुप डेटा क्या होता है, ठीक है, वो तो चलो बेसिक बातें हैं, लेकिन ये तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए। इनको आपको पढ़ पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ये जो वॉल्यूम से रिलेटेड आपका चैप्टर है, इसमें बहुत बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। इफ यू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की, ये 3D फिगर की बात करें, स्फीयर और सिलेंडर दोनों ही 3D फिगर है ना, 3D शेप है। तो ये बोल रहा है कि हमने जो वो क्या किया, स्फीयर से सिलेंडर बना दिया। तो ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिल, जब वो स्फीयर है, मान लो ये स्फीयर है, इसका मैंने जो वो मेल्ट करके या कुछ भी करके सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। सिलेंडर में जो वो ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल का रेडियस बराबर होता है। जब बराबर ना हो ना तो वो फ्रस्टम बन जाता है फिर। तो इसमें बराबर रहता है तो सिलेंडर है, इसमें ए वाली बीच में हाइट होती है। इसमें कोई स्लेंट हाइट नहीं होती है, वो कोन में होती है ना। ऐसे इसमें जो वो कोन में स्लेंट हाइट भी होती है, और हाइट जो वो ये बीच वाली होती है। तो इसने बोला कि जब स्फीयर से एक सिलेंडर बना दिया तो उसका वॉल्यूम जो वो क्या रहेगा। अच्छा, वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम जो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि जब हम 3D फिगर को जो वो कुछ दूसरी फिगर को कन्वर्ट करके, मतलब कि मेल्ट करके जो वो कुछ और बनाते हैं, तो उनके वॉल्यूम ना सेम रहते हैं। उसका वॉल्यूम जो भी बनेगा उसका वॉल्यूम पिछले वाले के जैसे ही होगा। ये हमारा एक रिलेशन बनता है कि तभी तो वैल्यू निकलती है। मतलब कि इसका वॉल्यूम का फार्मूला और दूसरे का जो भी बनाया, फिर इसमें से पूछेगा रेडियस निकालो या डायमीटर निकालो या हाइट निकालो। ऐसे क्वेश्चन जो आपको पढ़ के जाने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी फार्मूले आपको पता होने चाहिए, वॉल्यूम जैसे सिलेंडर का, कोन का, ठीक है, वो सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको जो वो देखिए थोड़ा सा और एडवांस तक पढ़ना है, एडवांस तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ से कम क्वेश्चन बनता है। जैसे फ्रस्टम के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना सकता है फ्रस्टम से रिलेटेड, लेकिन आपको फ्रस्टम भी सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रस्टम का जो वो आपको फ्रस्टम ऑफ कोन का जो वॉल्यूम होता है वो याद रखिए, ठीक है। उसका जो सरफेस एरिया है उसको याद रखिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, वर्टिकल हाइट जो है कैसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, R1 और R2 रेडियाई होंगे तो कैसे पुट करेंगे उसकी वैल्यू, वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो तो चलो हो जाएगा कि वॉल्यूम जो वो चेंज नहीं होगा, तो मतलब कि अनचेंज रिमेन अनचेंज, मतलब कि वो चेंज नहीं होने वाला, वो सेम रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पिछले वाले को जो वो पहले खत्म करते हैं। देखिए, पिछले वाले चैप्टर में जो बहुत सारी बातें हैं, स्लैंट हाइट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फ्रस्टम वो जो कि मैंने आपको बता दिया, सरफेस एरिया आपको सभी फिगर का पता होना चाहिए। देखिए, आपके ऐसा नहीं है कि आपके इस चैप्टर में जो वो बहुत कुछ है, ठीक है। मतलब कि कुछ जैसे कि सिलेंडर है तो सिलेंडर के बारे में पढ़ लिया, सरफेस एरिया पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, कैसे उसकी हाइट निकालेंगे वो पढ़ लिया, ठीक है। जैसे सर्कल के बारे में, सॉरी स्फीयर के बारे में पढ़ लिया, स्फीयर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। हाफ जब कर दिया इसको तो आपको पूछा जा सकता है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो हाफ किया वो भी तो काउंट करना पड़ेगा फेस, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको सभी पता होना चाहिए। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूब और क्यूबाइड दोनों के सरफेस एरिया और दोनों के वॉल्यूम, क्यूब और क्यूबाइड दोनों के सरफेस एरिया, दोनों का वॉल्यूम जो आपको याद रखना है। और एक कोन रह गया, कोन आपको इसके बारे में पढ़ के जाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये इन चार में से एक देखिए क्या क्या बोला मैंने। एक बोला मैंने क्यूब, एक बोला मैंने क्यूबाइड, और एक बोल दिया मैंने सिलेंडर, और एक बोल दिया स्फीयर, और एक बचा कोन, और एक है फ्रस्टम। बस इतना है आपके चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है।
इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन बना सकता है कि इसको मेल्ट करके ये बना दिया या इसको मेल्ट करके ये बना दिया, तो आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ गिवन होगा, कुछ निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो हाइट पूछी है, तो आप क्या करेंगे, दोनों फार्मूले को इक्वल रखेंगे, पहले फार्मूला पता होने से पहले। क्या पता है कि नंबर में एमसीक्यूज में डायरेक्ट फार्मूला बन गया, पूछ लिया, तो आपको डायरेक्ट ही एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें मेल्ट करते हैं, कुछ कोई दूसरी फिगर बनती है, फिर उसमें से पूछेगा रेडियस, या तो सिलेंडर की हाइट पूछ ली, सिलेंडर का रेडियस पूछ लिया, क्यूबाइड की जो वो क्यूब या क्यूबाइड का जो वो साइड पूछ ली, कुछ ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाने हैं। तो नेक्स्ट पिछले वाले चैप्टर पे आते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसने बोला एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब का मतलब है कि वो जो वो बीच में है उसमें, जैसे कि सर्कल का एरिया जो वो ऐसे है, कुछ सर्कल जो वो उसके अंदर है, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन है। स्क्वायर की साइड 8 है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो इसका मतलब ए भी 8 है। तो अगर ये 8 है तो ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो उसका रेडियस 4 हो जाएगा, और लगा दो फार्मूला फिर 4, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल ये तो पूछा है, पाई आर स्क्वायर लगा दो, फिर पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22। अच्छा, पाई की वैल्यू इसने पुट नहीं की है ना, तो पाई को ना पाई रहने दो, बाकी 4 थी साइड, 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 पाई विल बी द राइट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है कि आपने जैसे एरिया निकाला ना, एरिया में जो वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट है उसके साथ स्क्वायर नहीं लगाया, तो नंबर कट जाएगा। फिर पेरीमीटर है तब ठीक है, आप सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, किलोमीटर, तो यूनिट लगाइए, लेकिन एरिया में जो वो स्क्वायर लगाइए, और वॉल्यूम में जो वो क्यूब जरूर लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है ये जो वो पक्का पेपर में आएगा, हर बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। या तो आपको क्वेश्चन में बनेगा कि 2-3 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तो सिंपल पूछा है इसने कि एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, सर्कल, दो रेडियस के बीच में जो एरिया है ना उसको बोलते हैं सेक्टर। तो माइनर सेक्टर, एक जो बच गया मेजर सेक्टर होगा। इसका जो एरिया निकालते हैं ये डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है ना, थीटा बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा, थीटा घटेगा एरिया घटेगा। तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, क्योंकि सर्कल का है, तो चिपका दो पाई आर स्क्वायर इसके साथ, ठीक है। तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 60 डिग्री। ये हमारा फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का। तो इसने पूछा कि एंगल पी है, मतलब कि थीटा की जगह पी आर, पी डाल दो, ठीक है। तो थीटा की जगह मैंने लिखा पी, तो इसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360। तो देखो है यहाँ पे कि नहीं है, पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360। देखिए यहाँ पे 2 पाई आर है, 2 पाई आर तो हम लोग जो वो जब आर्क की लेंथ निकालते हैं ना, क्योंकि 2 पाई आर का मतलब होता है जो भी इसकी बाउंड्री है ना, सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस का कोई एक पार्ट आर्क जिसको बोलते हैं, तो आर्क निकालने का मेरे ख्याल से फार्मूला गिवन है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है पी अपॉन 180, 180 तो नहीं है, 360 है, तो ये भी गलत हो गया। हाँ, अगर 180 की जगह 360 होता तो चल पड़ता है। ये 2 पाई आर है, फिर से पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो लास्ट ही बचा फिर, तो लास्ट ही सही होगा। मैंने क्या बोला, आंसर जो वो है पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पी है तो पी अपॉन 360, ये है हमारा फार्मूला। लेकिन क्या पता है इसने थोड़ा सा चेंज करके दिया हो, तो ए दिया है इसने चेंज करके। इसने जो वो क्या कर दिया देखिए, 360 ऊपर भी 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से कर दिया, तो फार्मूला तो वही है ना। तो ऊपर 2 से किया तो ऊपर 2 आगे देखिए, 2 पाई आर स्क्वायर पी, और नीचे जो वो 2 से किया तो 36 2 जो होता है 72, ये बन जाएगा 720। तो यही फार्मूला एक्चुअल में, बस ये 2 से ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इसने लिखा है। जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ते हैं ना, होता तो सेम ही है वो। तो ये जो वो डी विल बी द राइट आंसर। इसमें आपको बहुत सारी बातें पढ़ के जानी है। एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, वो तो चलो सबको पता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए। सेगमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। आर्क की लेंथ जो वो कैसे निकालेंगे वो आपको पढ़ के जाना है। सरफेस, सरफेस एरिया तो पिछले वाले में हो गए। बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको ऐसे 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 दिया हो कुछ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का इसका एरिया निकालना है, तो वो एरिया ऑफ सेक्टर वाला फार्मूला लगा करके आप इसको सॉल्व करते हैं। 12.3 में ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है मुझे, पेपर में आता है कि ऐसे यहाँ पे भी सर्कल है, आप यहाँ पे भी है, आपको जो वो इस वाले का एरिया पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाइए, इनको मत छोड़िएगा। हाँ, एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग, ऐसे है ऐसे, और कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका एरिया निकालना है। इसमें एक बात आप एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि एक सर्कल है, सर्कल का जो वो ये डायमीटर, डायमीटर होता है जो सेंटर से जो बाउंड्री तक लाइन जाती है, 2 पॉइंट एंड पॉइंट तक, ठीक है। तो इसको जो वो डायमीटर बोलते हैं। बाकी अगर ऐसे निकल जाए 2 पॉइंट को काटते हुए इंटरसेक्ट करते हो तो उसको सेकेंड लाइन बोलते हैं। अगर 2 पॉइंट तक की जाए, जैसे यहाँ तक या यहाँ तक, वो उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, स्पेशल कॉर्ड है, इससे इसका नाम हो गया डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं सर्कल में जो वो एक डायमीटर बना दूँ,
सर्कल में एक डायमीटर बनाऊं, डायमीटर आपको पता है ए और बी 2 पॉइंट होंगे, एंड पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट। अगर मैं किसी भी एक सर्कल के किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट, ठीक है, सर्कल के किसी भी पॉइंट को जो वो इन 2 डायमीटर के पॉइंट को मिला दो ऐसे, तो ये 90 डिग्री ही बनेगा। जैसे मैंने इसको मिला दिया ना, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। इसको आप याद रखिए, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो आपको ये सारी बातें जो वो पढ़ के जानी है। एरिया ऑफ सेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ के जाना है। एरिया कैसे निकालेंगे, हाँ, एक जो हॉर्स वाला क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो पेपर में आता है कि रस्सी है ऐसे जो वो घास से खा रहा है यहाँ पे, वो कितना घास खा सकता है। एरिया ऑफ सेक्टर लगाइए सीधा फॉर्मूला। हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि थीटा जो वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये जो भी गार्डन है या कुछ भी है, घास का मैदान है जो भी है, ठीक है, खेत है, तो वो जो वो स्क्वायर की फॉर्म का है, रेक्टेंगल भी होता तब भी 90 डिग्री होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो आपको पढ़ के जाना है। कॉर्ड के बारे में, एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, वो सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी छूट गई हो, लेकिन आपको वो सब कुछ पता होना चाहिए। सभी बातें आपको पढ़ के जानी है 12 चैप्टर में से। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कंस्ट्रक्शन से जो वो एक क्वेश्चन मुझे मिला, अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि एक एमसीक्यू यहाँ से भी उठा लेते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे ये बोल रहा है लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। देखिए, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के 2 तरीके होते हैं। एक जो वो आप ऐसा करिए कि एक एक्यूट एंगल बना दो, किसी भी साइड बना दो। तो मैंने जो वो ए पॉइंट पर एक्यूट एंगल बना दिया है बी, ठीक है। आपको बोला है कि इस लाइन को 3:7 में बांटना है। आपको क्या करना होता है, सिंपल, 3 और 7 होता है 10, ठीक है। आपको 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे हो गया 10, ठीक है। यहाँ जैसे वो था 3, आपको क्या करना है, इस 10 को बी से मिलाना है। जितना एंगल जो वो यहाँ पे बन रहा है, उतना ही जो वो इसके पैरेलल ही लाइन जो वो यहाँ पे लगानी है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 7। एक तो तरीका ए है इसका, एक तरीका और भी है, ठीक है। ए और बी, आप क्या करिए, 2 एक्यूट एंगल दोनों साइड बना दो, ठीक है। एक साइड जो वो 3 जो वो इक्वल डिवीजन बनाइए, और एक साइड जो 7, 1 2 3 4 7 हो गए मान लो आप, इनको मिलाइए, ए भी 3:7 होगा। तो 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला हाउ मेनी पार्ट डज इट कंटेन फाइल कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो कितने डिवीजन बनाने पड़ेंगे, 3 और 7 जो कितना होता है, 10 होता है, 10 डिवीजन। डी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, जो कि आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। बाकी जिसने पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है, वो पिछले वाला पार्ट जरूर देखें। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो वो 2 3 क्वेश्चन जो वो डिस्कस किए हैं, जो कि आपके 8 चैप्टर 9 चैप्टर और 11 चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी कल के लिए जो वो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।